चलो, तो सेल डिवीजन का आज सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर में हमने क्या देखा था, इंटरफेज देखा था। इंटरफेज में जो है आप लोगों को G1 फेज आता है, S फेज और G2 फेज, और हम लोगों ने इन तीनों को कवर कर लिया था। अब जो सेकेंड बचा हुआ है वो बचा हुआ है M फेज, है ना। तो M फेज को बोलते हैं माइटोटिक फेज। अब माइटोटिक फेज शुरू करते हैं, है ना। माइटोटिक फेज या M फेज किसे कहते हैं? द M phase is the stage of cell cycle where actual cell division occurs. M phase ही एक ऐसा फेज है जहां पर एक्चुअल में यानी कि वास्तविक रूप में सेल डिवीजन होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स फ्रॉम वन पैरेंटल सेल। जहां पर एक डॉटर सेल से एक पैरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन सी क्रिया होती है? एक होती है न्यूक्लियर की डिवीजन, यानी किसी भी सेल में जब सेल पड़े होंगे तो वहां पर न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, यानी जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस आता है जिसे केंद्रक कहते हैं, है ना। तो यहीं पर दो प्रोसेस होती है, एक बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि इस नाभिक के डिवीजन को हम लोग कैरियोकिनेसिस बोलते हैं, है ना। और दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और ये साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम लोग साइटोकिनेसिस बोलते हैं, है ना। तो याद रखना, कैरियोकिनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकिनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी है। हिंदी में एम फेज को क्या बोलेंगे? एम चरण वह अवस्था है जिसमें कोशिका का वास्तविक विभाजन होता है, जिसे एक मातृ कोशिका भी रेखा रहेगा, है ना। मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका बनता है। इसमें शामिल कौन कौन से प्रोसेस हैं? पहला है न्यूक्लियस का विभाजन जिसे हम लोग कैरियोकिनेसिस, और साइटोप्लाज्म का विभाजन जिसे हम लोग साइटोकिनेसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ, किसी को कोई समस्या? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम ड्यूरेशन, जैसे कि हमने बताया कि इंटरफेज जो अपना होता है वो टोटल टाइम का 90% लेता है। अगर मान लो 24 आवर का सेल डिवीजन का है तो 23 आवर वहीं पर लग जाएगा इंटरफेज में, है ना। तो बचा कितना एम फेज के लिए? 1 आवर ना, यानी 10%। किसका म्यूट है? टाइपिकली एम फेज टेक्स अबाउट। प्रिया सिंह म्यूट रखो क्योंकि तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है ना। एम फेज टेक्स 1 आवर ऑफ द टोटल सेल साइकिल। टोटल सेल साइकिल का केवल 1 घंटा ही लेता है। कई बार ये क्वेश्चन नीट में भी पूछ चुका है, हाउ मेनी टाइम्स टू टेकिंग इन एम फेज, या एम फेज के घटना चक्र में कुल कितने समय लगते हैं। तो टोटल टाइम का जो है 10%, यानी कि अगर 24 आवर का वैसे लेकर के चला जाता है तो 24 आवर में से 1 आवर जो है एम फेज में लगता है, बाकी 23 आवर्स जो है वो किधर लगता है? इंटरफेज में लगता है। ठीक है, क्लियर। इंटरफेज लॉन्गर देन 90% ऑफ सेल साइकिल बट एम फेज इज शॉर्टर। ठीक है, चलो अब देखते हैं एम फेज के चरण। हमने बताया कि दो होते हैं, दो सब फेज होते हैं। एक होता है कैरियोकिनेसिस, दूसरा होता है साइटोकिनेसिस। तो कैरियोकिनेसिस शुरू करते हैं। कैरियोकिनेसिस मतलब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, इसका विभाजन, है ना, इसका विभाजन। तो इसका विभाजन 4 स्टेप में होता है। पहला आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? हिंदी में भी प्रोफेज ही लिखा रहेगा, तो ऐसे ही पढ़ना है ना। मेटाफेज को मेटाफेज ही लिखा रहेगा, हिंदी कुछ इसका अलग नहीं होता है ना।
तो ऐसे ही याद रखना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो अब बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। जैसे कि आ जाओ प्रोफेज। प्रोफेज यानी कि पहला है, इसमें क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस इनटू विजिबल क्रोमोसोम। मान लो पहले एम फेज से पहले ये रहा सेल, ये रहा इसके अंदर का, सर आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। न्यूक्लियस, ठीक है, और ये रहा सेल मेम्ब्रेन। क्या सभी बच्चों को वॉइस, आवाज बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहा है। सभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं सर। यस सर। तो जिनके तरफ भी प्रॉब्लम है, एक दो बच्चों को, तो नेटवर्क जिस एरिया में है वहां पर जाओ, है ना। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है क्योंकि वाईफाई कनेक्टेड है, तो इधर से नेटवर्क की कोई इशू नहीं है। तो जो जो सिम में नेटवर्क हो ना, वो सिम यूज करो या उसका इंटरनेट यूज करो, ठीक है। चलो बाकी लोग म्यूट रखेंगे। और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स जो आपको मिलेगी तो उसमें पूरी तरह से कंप्लीट वॉइस रहेगी, तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लो, अगर नेटवर्क आपकी तरफ से इशू है तो रिकॉर्डिंग लेक्चर में पूरी तरह से रहेगा, ठीक है। तो पहले यानी कि एम फेज से पहले अगर न्यूक्लियस में क्या रहता है, कोई बताएगा? न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है। देखो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है ना, केंद्रिका द्रव रहता है ना केंद्रक के अंदर, केंद्रिका, और उसके बाद क्रोमोसोम आपका रहता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है धागे के रूप में ऐसे ऐसे रहता है पहले से, यानी कि एम फेज से पहले। अब एम फेज में जब घुसेगा, एम फेज में जब घुसेगा तो ये किस चीज में बदलने लगेगा, क्रोमोसोम का रूप ले लेगा, है ना, क्रोमोसोम का रूप ले लेगा। सपोज करते हैं फिर से हम सेल बनाते हैं, ये रहा आपका प्रोफेज के अंदर का न्यूक्लियस, और इसमें जो आपके क्रोमोसोम रहेंगे वो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर लेना शुरू करेगा। क्रोमोसोम कैसे होते हैं, तुम लोग ऐसे देखे होंगे, इसको क्रोमोसोम बोलते हो ना। ये पहले ऐसे धागा रहता है जिसको थ्रेड बोलते हैं, धागे के समान संरचना रहती है, फिर क्रोमोसोम बनता है ना। और डीएनए क्या होता है सर, तो इसी धागे को जब खोलोगे ना तब क्या होगा, डीएनए निकलेगा, है ना। और डीएनए निकलेगा, मान लो इसी क्रोमोसोम का इतना सा टुकड़ा ले लेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे डीएनए, ठीक है। अब डीएनए इतना सा टुकड़ा, ये मान लो इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये धागे की संरचना है, गोल 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 करके ये ऐठा हुआ है। अब इतना सा जगह पर आपको बहुत सारे मार्किंग पॉइंट्स मिलेंगे। मान लो कि एक पॉइंट यहां से उठा लो, इस पॉइंट का क्या काम है, ये आंख का ब्लू कलर या ब्राउन कलर या ऐसा कुछ करवाता है। तो वो जो ब्लू कलर और ब्राउन कलर होता है आंख का, तो वो प्रोटीन के कारण होता है ना। और वो प्रोटीन ही क्या कहलाता है, मान लो एक सेक्शन यही कहलाता है जीन, है ना। डीएनए के एक छोटे से टुकड़ा को हम लोग जीन कहते हैं, जिसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एक स्पेशल गुण होता है। जैसे मान लो किसी के बाल के कलर वाला जीन होगा तो वो बाल के कलर को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे ब्लैक हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे ब्राउन हो। समझ में आया, डीएनए, क्रोमोसोम और जीन क्या फर्क है सब में? अरे बताओ सर। डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम के बंडल को डीएनए कहते हैं। क्या? और डीएनए जो होता है उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के बंडल को डीएनए कहते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता? नहीं सर, बोल रहे हैं कि डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है। क्रोमोसोम के अंदर नहीं होता है। कभी तुमको ऐसे घर पे रस्सी मिला है, मार्केट से खरीद के लाए हो 250 ग्राम 200 ग्राम रस्सी, कोई काम करने के लिए, कोई चीज बांधने वांधने के लिए?
फिर उसको पापा बोलते होंगे कि एक डंडा लो और इस पर सही से इसको अरेंज करो, ऐसे ऐसे अरेंज किए हो मार्केट से खरीद के लाने के बाद, किए हो ऐसे ऐसे अरेंज। तो ये एक बहुत बड़ा सा हिस्टोन प्रोटीन के साथ बहुत बड़ा ये थ्रेड्स हैं जिसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं हम लोग। ये जब इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं तब इसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। यही क्रोमेटिन थ्रेड जब अरेंज हो जाते हैं तो क्रोमोसोम कहते हैं। और इसी का एक टुकड़ा काट लो तो ये कहलाएगा डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या है, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना। इसी के एक मॉलिक्यूल उठाओगे तो वो डीएनए हो गया। अब मान लो इतना बड़ा तुम डीएनए ले लिए, डीएनए का टुकड़ा यानी क्रोमोसोम का जितना बड़ा भी टुकड़ा कट करोगे ना, अगर ये इस स्ट्रक्चर में नहीं है, इस स्ट्रक्चर में, इसीलिए क्रोमोसोम कहला रहा है। अगर ये इस स्ट्रक्चर में नहीं है, इस धागे स्ट्रक्चर में है, तब भी कट करोगे तो डीएनए कहलाएगा वो कटा हुआ पीस, और इस स्ट्रक्चर में तब भी कट करोगे तो डीएनए कहलाएगा वो कटा हुआ पीस। ठीक है, अब एक डीएनए में लगभग 100, 200, लाख और हजारों कैरेक्टर्स हो सकते हैं। कैरेक्टर्स बोले तो कई सारे लक्षण के पॉइंट्स हो सकते हैं, पॉइंट बोले तो प्रोटीन्स हो सकते हैं, है ना। अब उस डीएनए के एक छोटे से टुकड़ा को कट करोगे जिसमें एक पॉइंट हो तो उसे ही हम लोग जीन बोलते हैं। अब समझ में आया? यस सर। अब समझ में आया सबको? ठीक है, तो क्रोमोसोम से पहले जो क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, धागा है। ठीक है, और डीएनए क्या है, डीएनए आपके जेनेटिक मटेरियल है जो कि इस स्ट्रक्चर में लेकर के आपके क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो सर डीएनए कब कहलाएगा, क्रोमोसोम के टाइम में डीएनए कहलाएगा या इसका कट पीस करेंगे तब डीएनए कहलाएगा? अरे डीएनए ही पूरा ये धागा है, चाहे तुम इस फॉर्म में लो चाहे इस फॉर्म में लो। समझ में आया? पूरा का पूरा ये धागा ही डीएनए है। अगर इसको सजा देते हैं हम लोग तो क्रोमोसोम कहलाता है, और उसका छोटा सा पीस कट कर लेते हैं तो जीन कहलाता है। अब समझ में आया? बताओ समझ में? तो जितने भी आपसे पूछा जाएगा जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारे केस में, अगर हम लोग वायरस को छोड़ दे तो उसके बाद सभी जीव में जेनेटिक मटेरियल क्या है? अरे डीएनए, डीएनए को ही तो जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, उसी के पास तो सारा इंफॉर्मेशन रहता है। समझ में आया? अरे हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो, तो मैं यहाँ पर कुछ बना दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को हमेशा के लिए अब समझ में आया? मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के रख दिया। ठीक है, अब चलो, तो हम लोग प्रोफेज में क्या देखते हैं, तो प्रोफेज में हम लोग देखते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो कंडेंस होता है, मतलब संग्रहित होता है। पहले कुछ इस अवस्था में रहता, अब धीरे धीरे संग्रहित होकर के क्या होता है, विजिबल क्रोमोसोम बनाता है। विजिबल मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, दिखने में लगने लगेगा कि अच्छा ये क्रोमोसोम है, नहीं तो इससे पहले ये धागे की तरह उलझा हुआ रहेगा बस। समझ में आया? अब आते हैं, ईच क्रोमोसोम्स हैव 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइन एट द सेंट्रोमियर। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स इसको बोलते हैं। सिस्टर मतलब सेम सेम हो, तो सेम सेम मतलब छोटा बड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेम सेम, मतलब
उस आर्म के जैसा ही हो, ऐसा नहीं कि एक ऐसे है एक वो ऐसे रहेगा तो इसको हम बोल देंगे, नहीं, ये ऐसा ही दिखेगा ना, इसी को सिस्टर बोलेंगे ना। अरे एक बहन की उसकी बहन कैसे वैसे ही दिखेगी ना, भले हाइट में थोड़ी सी छोटी बड़ी होगी, है ना, नाक मुंह थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है या सुंदर हो सकती है, लेकिन रहेगी तो उसी के जैसे ना लगभग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइन एट द सेंट्रोमेयर। ये बीच में जो मैंने गोला किया ना, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो आपके प्रोफेज में जो है इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। समझ में आया सारे बच्चे को। देखो कुछ इस प्रकार यस सर। से स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है। अब चलो आते हैं, सबसे पहले एक बार हम चाहते हैं कि क्रोमोसोम के बारे में तुम लोग को बता दें, क्रोमोसोम क्या क्या होता है, क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें होती हैं। कोई बताएगा क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें होती हैं, बताओगे, नहीं पता, अरे हाँ ना बताओ, चलो मैं बताता हूँ। तो ये खाने का पैकेजिंग है। वो बात तो मैं भी बता दिए थोड़ा देर पहले ना। ठीक है, हाँ सर, क्रोमोसोम इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। वो बातें हो चुकी है, मैंने बता दिया। चलो इसको क्या बोलेंगे, बीच में जो रेड कलर से मैंने बताया है इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोमेयर। क्या बोलेंगे, सेंट्रियोमेयर। सेंट्रोमेयर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अरे बताओ, क्रोमेटिन। सर क्रोमेटिन। क्रोमेटिन होता है जब क्रोमोसोम धागे के संरचना में ऐसे रहता है बिना स्ट्रक्चर का, तो उस अवस्था को हम लोग क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब ये आ गया है इस अवस्था में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। और इस आर्म को क्या बोलेंगे, टेलोमेयर। और सर अगर पूरा पूरी आर्म को सबको बोलना हो तो क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब इसमें से कुछ छोटा लग रहा होगा कुछ बड़ा, तो जो लॉन्ग रहता है इसको लॉन्ग आर्म बोलते हैं। सर इसको आर्म भी बोल सकते हैं, हाँ आर्म भी बोल सकते हैं। छोटा वाला को क्या बोलेंगे, शॉर्ट आर्म। जो स्पिंडल फाइबर निकलता है ना, वो इसी पर आकर के इस जगह आकर के प्लेट बनता है, उस पर जुड़ता है, और तब इसको आधा आधा फाड़ के लेके जाता है ना। तो यहां तक क्रोमोसोम में सारा चीज समझ में आ गया, बताओ जल्दी से। अरे समझ में आया, यस सर। यस सर। चलो तो हमने दो पॉइंट देखे, दो पॉइंट में क्या क्या देखे, पहला देखा कि जो हमारा कंडेंस रहता है क्रोमेटिन फाइबर्स, है ना, वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर लेने लगते हैं। और ईच क्रोमोसोम हैव टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, सभी के पास टू सिस्टर क्रोमेटिड्स बनने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन। अब आ जाओ, ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था, ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ना, ये क्या होता है, जगह जगह पर टूटने लगता है, ताकि ये हटेगा, हटेगा तभी ना तुम्हारा इधर से स्पिंडल फाइबर जो निकलेगा। स्पिंडल फाइबर किससे निकलता है, सेल्स वाला चैप्टर में हमने बताया है ना, सेंट्रियोल नाम का कोई प्राणी होता है क्या, अरे हाँ ना बताओ जरा। यस सर।
जिससे क्या निकलता है? यस सर। ये तो सेंट्रो स्पाइंडल फाइबर। स्पेंडल फाइबर निकलता है ना। तो यहाँ से सेंट्रोजोम इसलिए कहते हैं क्योंकि दो होता है, एक इस साइड और एक इस साइड। तो अभी ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं गया, अभी दोनों के दोनों एक जगह ही हैं। तो ये जब बाउंड्री हटेगा तब ना इसके कैनेटोकोर से जुड़ेगा आकर के। कैनेटोकोर अब सर नया चीज क्या आ गया? तो इस सेंट्रोमियर पर एक मैंने देखा होगा इस टाइप का एक बनाया है, रेड कलर का यहाँ दिख रहा है, यही है कैनाइटोकोर, जो कि किससे चिपका हुआ रहता है? सेंट्रोमेयर से चिपका हुआ रहता है, और स्पेंडल फाइबर आकर के इसी पर चिपकता है ना, ऐसे करके। तो ये जब हटेगा तब ना इसका तार आकर के यहाँ जुड़ेगा, तो इसलिए ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। समझ में आया? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन, है ना, न्यूक्लियर झिल्ली टूटने लगता है। न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियस जैसे सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, तो ये बिखरने लगता है, मतलब खत्म होने लगता है। तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर। आपसे पूछा जाएगा इन विच सेल ऑफ एम फेज या माइटोटिक फेज न्यूक्लियस विल बी डिसअपियर्ड, है ना, यानी कि एम फेज के किस अवस्था में आपके न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं? क्या बताओगे? प्रोफेज। प्रोफेज, प्रोफेज ही पढ़ रहे हैं ना अभी। प्रोफेज। क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल, अभी हमने बताया कि आपके जो सॉरी सेंट्रोमेयर्स है ना, सेंट्रोसोम्स, तो सेंट्रोसोम्स जो हमने बताया जिससे स्पेंडल फाइबर निकलेगा, ये क्या होगा? अब अपोजिट पोल की ओर मूव करना शुरू करेगा। अपोजिट पोल बोले तो एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में, तुम पूर्व की ओर तो दूसरा पश्चिम की ओर, है ना। तो एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में चलने लगता है। ये हो गया हमारा पहला फेज यानी कि प्रोफेज। अब आते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? अब हमने प्रोफेज को खत्म किया। याद रखना सारे फेज में एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। प्री पोस्ट, है ना। प्री क्या होता है? शुरुआत का, और पोस्ट क्या होता है? अंतिम का, है ना। मान लो कि ए से बी के पास जा रहे हो तुम, तो एक समय ऐसा होगा कि ए के बहुत नजदीक रहोगे, है तो बीच रास्ते में ही, है ना। मान लो ए से बी के पास जा रहे हैं, तो है तो बी के पास मान लो ए से बी के बीच में ही है, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है ना, कुछ डिस्टेंस जिसमें तुम ए के बहुत नजदीक रहोगे और दूसरा बी के तुम बहुत नजदीक रहोगे। मान लो अपना ससुराल जा रहे हो और इस घर के पीछे तुम्हारे ससुर जी का घर है, तो मतलब तुम अपने ससुराल ही आ गए हो ना। आ गए हो कि नहीं आ गए हो? तो कुछ इसी प्रकार से सारे फेजेज में, अरे वॉइस जा रही है ना, यस सर। सारे फेजेज में प्री फेज होता है और पोस्ट फेज होता है ना। तो अभी हम लोग प्रोफेज के सारे बातों को देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर टूटने लगता है, न्यूक्लियर वाल जो होते हैं, न्यूक्लियस के जो लेयर्स होते हैं वो टूटने हो लगते हैं, और आपके ये सेंट्रोसोम जो है क्या होने लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। तो सपोज कीजिए ये आपके सेंट्रोसोम्स होंगे, जिसको सिंगल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। अब चलो, तो मेटाफेज में क्या कहता है? क्रोमोसोम्स अलायंस एट द सेल्स इक्वेटर प्लेट, यानी कि मिडिल में सारे क्रोमोसोम्स जाने लगते हैं। तो सारे क्रोमोसोम्स को इक्वेटर कब होता है? जब इस डायरेक्शन में आपका ये सेंट्रोमेयर हो, है ना। तो आपके सॉरी ये क्या बोलते हो, सेंट्रोसोम हो, तो इक्वेटर कैसे बनेगा? इस तरह से, है ना। और जब नीचे ऊपर हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, याद रखना। तो जो भी क्रोमोसोम है, अब न्यूक्लियस का वाल टूट चुका है नाभिक के अंदर का, तो अब आपको डायरेक्ट दिखाई देगा कुछ इस तरह से। इक्वेटर पर सारे क्रोमोसोम आपको लाइन से दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेटर, यानी एक लाइन में दिखेंगे, है ना।
नेक्स्ट देखते हैं स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर एट द स्ट्रक्चर ऑफ गोनाइटोकोर। कल ही हमने जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर बनाया था तो यहाँ पर एक बात कही थी, क्रोमोसोम के मध्य भाग में इसको क्या बोलते हैं, इस ग्रीन वाले को क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर पर जहां पर आकर के प्लेट चिपकता है, यानी कि एक प्लेट लगा रहता है, इसको बोलते हैं कैनाइटोकोर। इसको क्या बोलते हैं, कैनाइटोकोर। यहीं पर आकर के जो स्पिंडल फाइबर वाला धागा रहता है ना, वो आकर के जुड़ता है। कौन सा कलर ले ले, ये कलर है ना। जो स्पिंडल फाइबर यानी धागा जो निकलता है तो वो इसी प्लेट पर आकर जुड़ता है। तो सारे में अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जुटेगा, है ना। क्यों जुटेगा, क्योंकि अपोजिट पोल की ओर इसको खींचेगा, आधा आधा फाड़ के अपोजिट पोल की ओर ले जाएगा। तो स्पिंडल फाइबर कहां से निकलता है और कहां जुड़ता है, बताओ। स्पिंडल फाइबर कहां से निकलता है, नाइटोकोर में। नाइटोकोर नहीं, कैनाइटोकोर, है ना। निकलता कहां से, स्पिंडल फाइबर कहां से निकलता है, अरे ये क्या है, सर सेंट्रोमियर से। ये क्या है, कितना बार बताया आपने। सेंट्रोमियर कहां पर है, ये है ना सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के बीच ना। सेंट्रोसोम को भूल गए हो, सेंट्रोसोम क्या था, सेंट्रोसोम था जिसे सेंट्रोसोम भी कहते हो, जो सेल में अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा था प्रोफेज में। वही तो स्पिंडल फाइबर रिलीज कर रहा है ना, उसका काम क्या है, स्पिंडल फाइबर बनाना। तो यहां से स्पिंडल फाइबर निकलता है, इससे जुड़ता है। अब मान लो जो जुड़ गया उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्यों, क्योंकि यहीं तक आकर के वो रह गया। लेकिन जो यहां से निकला और किसी क्रोमोसोम से नहीं जुड़ा और इस पर चला गया, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक कंटिन्यूअस जो कि सेंट्रोसोम से निकला और कैनाइटोकोर से जुड़ा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, जो कि एक सेंट्रोसोम से निकल करके दूसरे सेंट्रोसोम पर जुड़ गया। क्लियर है, आप इधर बोल रहे हैं सर, उल्टा है क्या, वहाँ आप दर्शाएं कुछ और बोल कुछ रहे हैं क्या, सर। स्पाइंडल फाइबर दो टाइप का, हाँ, जो आपका स्पाइंडल फाइबर से जो क्रोमोसोम से अटैच हुआ वो डिसकंटिन्यूअस। हाँ, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक नहीं ना जा पाया, आधा पे रुक गया, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। और जो पूरा इस सेंट्रोसोम से निकलकर दूसरे सेंट्रोसोम तक चला गया वो कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस के लिए हमने सी दे दिया, डिसकंटिन्यूअस के लिए डी दे दिया। क्या क्या दिक्कत है, उस समय आप वहाँ नीचे कुछ और सर बोल कुछ और दिए। नहीं नहीं, सीधी सी बात है, जो एक से निकल के दूसरे पर जुड़ जा रहा है तो कहीं पर ये रुक नहीं ना रहा है, ये कंटिन्यूअस हो गया। और जो इधर से आकर के आधे पे इधर से जुड़ रहा है, इस पार तो नहीं ना जा रहा है, आधे पर ना रुक जा रहा है, फिर इधर से ये आ रहा है तो ये भी आधा पे रुक जा रहा है, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, याद रखना स्पिंडल फाइबर कौन रिलीज करता है, सेंट्रोसोम। कहां पर जुड़ता है, कैनाइटोकोर। कैनाइटोकोर क्या है, तो सेंट्रोमियर पर पाए जाने वाला एक पॉइंट है जहां पर स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ता है। हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत, बताओ, नहीं ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है सेल प्रीफॉर्म ए मेटाफेज चेक पॉइंट टू इंश्योर प्रॉपर अटैचमेंट।
अब यहाँ पर लास्ट जो होने लगता है, हमने क्या बोला, प्रॉपर हर एक फेज का एक शुरुआती फेज है और एक अंतिम फेज है। तो सेल जो है यहाँ पर ये चीज चेक करता है कि ये कैनाइटोकोर जो बना हुआ है, स्प्लेट जो बना हुआ है, इस पर ये जो स्पेंडल फाइबर आकर के जुड़ा है, ये प्रॉपर जुड़ा है कि नहीं, क्योंकि फाड़ना है, क्रोमोसोम को आधा आधा फाड़ना है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि इस मेटोटिक फेज के किस फेज में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन लाइन पर अरेंज होता है ना, कि किस किस आपके एम फेज में, किस फेज में, एम फेज के किस फेज में आपके क्रोमोसोम मध्य रेखा पर उपस्थित रहते हैं या प्रतिबंधित रहते हैं। कौन सा फेज बताओगे? मेटाफेज। क्लियर है? यहाँ पर लास्ट में देख लिया कि मेरा सारा रस्सी सही से ज्वाइंट है कि नहीं, खींचेंगे तो ऐसा ना कि रस्सी टूट जाए, ऐसा ना कि रस्सी सही से बांधा हुआ ही ना हो, है ना। तो यहाँ तक तैयार है। अब रस्सी अगला फेज में क्या होगा, इसको फाड़ा जाएगा। अभी रस्सी पूरा पूरी बांध दिया है, अब क्या करेगा, जैसे कि ट्रैक्टर आजकल देखते हो कि धान रोपाई में क्या होता है, फंस जाता है, तो सबसे पहले रस्सी बांधते दूसरा ट्रैक्टर ला करके, है ना, उस ट्रैक्टर को खींचने के लिए, और फिर देखते हैं कि रस्सी सही से बांधा गया है कि नहीं बांधा गया है ना, और तब अगला वाला जो ट्रैक्टर जिससे खींचने लाते हैं उसमें रेस देते हैं ताकि बाहर निकाल सके। तो अब आ गया अपना एनाफेज, है ना। एनाफेज में ही आपसे बहुत चीज पूछा जाता है, जैसे कि मान लो क्रोमोसोम है ना, जैसे ये रहा, क्रोमोसोम। अब इसको मान लो इधर से कैनाइटोकोर है, मान लो इधर से भी स्पेंडल फाइबर, कैनाइटोकोर समझ जाओ ना, हाँ है कैनाइटोकोर, कितना हर बार दिखा है छोटा छोटा चीज को। अब इसको दोनों तरफ से आधा आधा से खींचोगे तो कैसा खिंचाएगा, मान लो कुछ इस प्रकार से, है ना, ऐसे खिंचाएगा दोनों सेंट्रोसोम की तरफ खिंचाएगा ना। आधा जब फटेगा, ये आधा पर से जब फटा जाएगा तो वो दोनों तरफ खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा, बताओ। तो इसी स्थिति में यहाँ पर क्रोमोसोम की क्या दिख रही है, स्ट्रक्चर, भी स्ट्रक्चर लग रहा है ना। तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी क्रोमोसोम का भी स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम सेल के किस अवस्था में पाए जाते हैं, है ना, पूछा भी गया आप लोग के पिछले एग्जाम में। भी शेप क्रोमोसोम सेल साइकिल के किस फेज में पाया जाता है या देखने को मिलता है ना। तो याद रखना कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेल के अंदर बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि इतना छोटा में हो सकता है उतना क्लियरली ना दिखे, इसलिए हम बड़ा बना करके भी दिखा दिए। हो गया ना गड़बड़। हाँ, दोनों तरफ से स्पेंडल फाइबर जोड़ दो। अच्छा हाँ, ये एक बात ये भी याद रखना कि जैसे जैसे खींचने लगेगा तो वो कंटिन्यूअस वाला स्पेंडल फाइबर जो है वो ऑटोमेटिक टूट जाएगा, वो नहीं रहेगा। ये रहा हमारा सेल, इसके बीच में सेंट्रोसोम कहाँ पर बना दे, यहाँ पर सेंट्रोसोम बना देते हैं। कुछ ये घटना शुरू हो गया। अब चलो पॉइंट सारे देखते हैं, ठीक है। सेंट्रोमेयर स्प्लिट, सेंट्रोमेयर ये बीच वाला है ना, सेंट्रोमेयर ये बीच वाला क्रोमोसोम के मध्य भाग में जो ये ग्रीन वाला दिख रहा है ये है सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर टूट रहा ना आधा आधा पर,
तो स्प्लिट मतलब टूट जाना, तो वो चीज हमने देखा। सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की ओर मूव कर रहा ना, आधा इधर आधा इधर, कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्रोमेटिड्स आर नो इंडिविजुअल क्रोमोसोम, अब क्रोमेटिड्स क्या हो रहा है, सबका इंडिविजुअल इंडिविजुअल बनते जा रहा है ना, ये भी देखो। और एक समय ऐसा आया था कि आपके एस फेज में इसी का रेप्लिकेशन हुआ था ना, ये दोनों बना था ना, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स वहीं पर बना था ना। अब क्या हुआ कि दोनों को फाड़ दिया गया आधा आधा। नेक्स्ट है सेल इलोंगेटेड एंड माइक्रोट्यूबुल्स पोल्स अपार्ट। अब क्या हो रहा है, अब इतना सब जब चीज हो गया तो ये तो बीच वाला मध्य भाग में हुआ। अब क्या हो रहा है कि लास्ट जो मोमेंट आ रहा है, यानी एनाफेज का जो अंतिम क्षण आ रहा है, तो अंतिम क्षण में अब ऐसा होना शुरू हो जाएगा। कैरियोकिनेसिस की प्रोसेस अब समाप्त हो रही है। अब कौन सी प्रोसेस शुरू होगा, साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ना। अब ये एक साइड आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सेंट्रोमेयर्स को भी दिखा, ये सेंट्रोजोम को भी दिखा दीजिए कुछ इसी प्रकार से, ऐसे ऐसे थ्रेड जैसे हो गया। क्यों, क्योंकि एक एक वाला है, एक एक वाला है तो उलझेगा इसलिए। और सेंट्रोमेयर्स को इधर दिखा दीजिए, लास्ट अवस्था में आकर के एनाफेज के लास्ट फेज में कुछ इस तरह से दिखेगा। वही बोल रहा सेल इलोंगेटेड एंड मच माइक्रोट्यूबुल्स पॉच पोल्स अपार्ट, है ना। माइक्रोट्यूबुल्स पॉच जैसे संरचना बनाने लगती है और पोल्स जो है वो दोनों तरफ चले जाते हैं लास्ट तक आते आते। जैसे ये पॉइंट आता है नेक्स्ट इंटर कर जाता है आपके टेलोफेज में। टेलोफेज में क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोम अभी आपने लास्ट में देखा कि एक एक लाइन का बना हुआ था ना, अब वो एक एक लाइन का जो है क्रोमोसोम, जो एक वाला स्ट्रक्चर था वो धागा के जैसे बनने लगा, कंडेंस होने लगा, है ना, कुछ इस तरह से कंडेंस होने लगा। और आपके सेंट्रोजोम यहाँ पर अब ये भी अपने आप को एक जगह इकट्ठा करके पेयर बनाने लगेगा, फिर ये अपना जो है जुड़वा बनाएगा, तब तो फिर नेक्स्ट में फर्दर जाएगा। तो क्रोमोसोम्स डीकॉन्डेंस एंड बैक इनटू क्रोमेटिन, अब ये फिर जो है क्रोमेटिन के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्स अराउंड ईच ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो थे ये बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है, ये बनना शुरू हो गए हैं। और लास्ट लास्ट तक अब क्या प्रोसेस शुरू होगा, इतना सारा चीज जब हो गया तो अब कौन सा प्रोसेस शुरू होगा, न्यूक्लियोलस जो है वो भी क्या होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा, रीअपियर होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियोलस को कुछ इस प्रकार से दिखा दो। पहले जो एक सेल में जितना भी चीज होता है ना, अब वो सब अपीयर होना शुरू हो जाएगा दो भागों में बंटकर, है ना। स्पेंडल फाइबर डिसअपियर्स, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ टेलोफेज 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म इन द सेल। अब ऐसा लग नहीं रहा है लास्ट समय आते आते कि आपको यहाँ पर 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है ना, एक इधर से एक इधर से। तो शुरुआती में तो फॉर्म होना शुरू हुआ था न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और लास्ट में आते आते क्या हो जाएगा, आपके पूरी तरह से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन जाएगा। हाँ सर, जैसे न्यूक्लियस क्रोमोसोम वगैरह जैसे दो भाग में बटा और दो सेल का निर्माण हुआ, हाँ। उसी तरह बाकी ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं या इसके बनने के बाद वो बनते हैं? G2 फेज में क्या हो रहा था और G1 फेज जो हो रहा था, तो वहां पर क्या हो रहा था, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब अपना संख्या इंटरफेज में ही बढ़ा चुका होता है। वो क्या होता है, इंटरफेज में ही अपना संख्या बढ़ा होता है।
एक से डबल करने रहता है, अगर 4 है तो 8 करने लग जाएगा उसी टाइम। इधर कुछ नहीं, एम फेज में केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर की घटना होगी, उससे पहले जितना भी चीजें जरूरत है वो सबके सब हो गया रहेगा, और बाकी चीजें साइटोकिनेसिस की प्रोसेस जो स्टार्ट होगी तो उसमें हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर चलो न्यूक्लियस पूरी तरह से बन गया लास्ट में, और आपके क्रोमोसोम जो है वो भी कंडेंस हो चुका है। कंडेंस मतलब धागे के संरचना में फिर से वापस जा चुका है। न्यूक्लियोलस भी बन चुका है आपके, है ना। यहाँ तक हो करके अब अगला चरण जो होगा वो होगा साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोकिनेसिस के प्रोसेस देखते हैं। साइटोकिनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म लीडिंग टू कंप्लीट सेपरेट इनटू टू डॉटर सेल। दो डॉटर सेल में डिवाइड करने की पूरी प्रोसेस को हम लोग साइटोकिनेसिस बोलते हैं। साइटोकिनेसिस में एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी साइटोप्लाज्म रहते हैं वो दो भाग में बट जाते हैं, ठीक है। साइटोकिनेसिस इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में अगर देखें तो क्लीवेज फोरो फॉर्म्स एट द सेल्स इक्वेटर। फोरो क्या होता है? वही जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं ना, वही अब कुछ इस तरह से आपको देखने को लगेगा। ये जो अंदर की ओर नाक जैसे धसाया, इसी को बोलते हैं सेल फोरो। क्लियर है? दोनों तरफ अपना न्यूक्लियस के अंदर सारी जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन पिंच इनवर्ड। सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड पिंच कर रहा है ना, अंदर की ओर धस रहा ना, स्प्लिट इनटू टू सेल्स, और लास्ट आते आते क्या होगा? दो सेल में ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये नेक्स्ट जो होगा वो पूरी तरह से सट जाएगा ताकि दो सेल में डिवाइड हो जाए, और फर्दर आकर के ये कुछ इस तरह से दो सेल अलग अलग दिखेगा, जिसके पास सारा कुछ अपना अपना होगा। समझ में आया क्या? न्यूक्लियस के अंदर सारा कुछ अपना रहेगा दोनों के पास। समझ में आया क्या? बताओ जरा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, अभी तो हमने एनिमल सेल में देखा, प्लांट सेल में देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या चीजें होते हैं। नो क्लीवेज फेरो, क्लीवेज फ्रो जो है ये ऐसा कुछ ये नहीं बनता, है ना। सेल प्लेट फॉर्म्स बिटवीन न्यूक्लियस, सेल प्लेट फॉर्म होता है यहाँ पर, है ना। और डायरेक्ट सेल वाल क्या होते हैं? वो दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ, अरे हाँ या ना बताओ। जो ना थोड़ा समझ में नहीं है। क्या? यस सर। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। साइटोप्लाज्म, इसमें ये वाला जो है ना, ये वाला जो हम लोगों ने देखा अभी क्या, कि सेल फोरो इसको बोलते हैं, FURRO, फोरो जो अंदर की ओर धसा होता है। इसमें धसने वाली प्रोसेस नहीं होती। जैसे मान लो कि ये दो, एक पूरी सेल है, दो गो न्यूक्लियस का संरचना ले लिया है, कहाँ पर? टीलोफेज का हम बात कर रहे हैं। टीलोफेज में भी है ये सेल, ऐसा सारा मटेरियल अपना अंदर में है। अब जैसे प्लांट सेल होगा तो मान लो एनिमल सेल होता तो ऐसा होता, अगर एनिमल सेल होता तो अगला प्रोसेस ऐसा होता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंसने लगता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि यहाँ पर एक प्लेट बनने लगता है ना, एक प्लेट धीरे धीरे बनने लगता है, और प्लेट बनकर डायरेक्ट दो सेल में काट देता है। इसीलिए प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है ना। प्लांट सेल में सीधा सीधा बीच में एक प्लेट बन जाता है, एक लेयर बन जाता है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन ही अंदर की ओर धंसता है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही अंदर की ओर धंस करके नया सेल बनाता है, और प्लांट सेल में एक प्लेट बन जाता है जो कि सेल को दो भाग में डिवाइड कर देता है। अब समझ में आया? यस सर। चलो, तो यहाँ पर क्लियर हो गया सेल डिवीजन। कुछ सिग्निफिकेंट्स देख लेते हैं, याद कर लेना उसको, है ना। इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। साइटोप्लाज्मिक में जो होता है वो इक्वेट जो साइटोप्लाज्मिक हो या एम फेज हो, है ना,
इसमें पहले एम फेज का देख लेते हैं। इसमें जितने भी जेनेटिक मटेरियल है यानी न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में हमने 4 ही क्रोमोसोम लेकर के दिखाया, लेकिन 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो सबका अलग अलग से अपना टूटेगा और सबके सब आएगा। हम तो वो सिंबॉलिक दिखाए 3-4 लेकर के, ठीक ना। मेंटेन क्रोमोसोम नंबर इन सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल अगर होगा तो क्या होगा कि दोनों के दोनों में 46 ही होगा। क्यों? क्योंकि 46 क्रोमोसोम ऐसे वाला बनेगा ना इक्वेटर पर। अब मान लो इसमें से आधा आधा फाड़ के ले जाएंगे तो इसको भी तो 46, इसको भी 46 मिलेगा ना, कम नहीं ना होगा। समझ में आया? यस सर। अरे समझ में आया? यस सर आया। नेक्स्ट आ जाओ। इसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये किस लिए जरूरी है? तो ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो तुम 2 साल के और तुम्हारा शरीर जो है 4000 सेल से बना हुआ है, तो 5 साल के होंगे तो तुम्हारा हाइट बढ़ेगा ना, तुम्हारी मोटाई आएगी ना तुम्हारे शरीर में, तो वहां पर कुछ भरोगे भूसा, कि वहां पर भी तो सेल ही बनेगा ना, तब ना वो बढ़ेगा। तो वहां पर भी सेल की जरूरत होती है। रिपायर, मान लो घुटना फूट गया, वहां पर ब्लड निकल रहा, वो सेल जो नया बनेगा वहां पर स्किन लेयर, वो भी तो सेल का ही बनता है ना, तो रिपायर के भी लिए जरूरत है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे तो गेमीट जो ट्रांसफर करोगे लाइक स्पर्म ओवम, तो वो भी रिप्रोडक्शन होगा, बनेगा तभी तो, है ना। तो इस प्रकार से इसका सिग्निफिकेंट है। क्लियर है? सबको समझ में आया? यहाँ पर हमने स्टेज बना दिए हैं और याद रखने वाली बता दिए हैं। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है और स्पिंडल फाइबर बनने लगता है। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स इक्विटर यानी कि वन लाइन पर, म्यूट करो, एक लाइन पर अरेंज होने लगता है। एनाफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होता है, यानी कि आधा इधर की ओर खींचने लगता है और आधा इधर की ओर खिंचाने लगता है ना। और लास्ट में आता है हमारा टेलोफेज, जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस फॉर्म, दोनों तरफ से न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और साइटोकिनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, 2 नया सेल बन जाता है। और कुछ इस प्रकार से आपके सेल डिवीजन कंप्लीट हो गए, ठीक है।